टैक्स कंसीडरेशन एंड डिविडेंड डिसीजन। अंडर कॉर्पोरेट टैक्स पिछले क्लास में हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिविडेंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 222 ABCDE 5 कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड देखा। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो टैक्सेशन दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस रखता है जब कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट यूनिट डिसाइड करता है डिविडेंड पेमेंट से संबंधित, है ना। तो आज उन्हीं सब बिंदुओं पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि कौन कौन सा डिविडेंड टैक्सेबल है और कौन सा टैक्सेबल नहीं है, यानी चार्जेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फर्स्ट हो जाएगा चार्जेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। फर्स्ट, डिविडेंड declared and paid by Indian company domestic company to its shareholders is fully 100% exempt from tax under section 1034। यानी भारतीय कंपनी या घरेलू कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड या डिक्लेयर करती है या पेड करती है गत वर्ष के दौरान, तो वो धारा 1034 के अंतर्गत 1034 के अंतर्गत फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, यानी दैट विल बी नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। सेकेंड, डिविडेंड received on mutual fund units of India and on the units of UTI Unit Trust of India Unit Trust of India is also exempt under 1034। C, dividend received from foreign company is fully taxable यानी नेट अमाउंट। यहाँ पे अगर विदेशी कंपनी से कोई इंडियन डिविडेंड रिसीव करता है तो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर विदेश सरकार ने उस पर TDS कर रखा है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स
प्लान के तहत टैक्स काट के दिया है, तो जो नेट डिविडेंड अमाउंट रिसीव्ड होगा वही इंडिया में रिसीव हुआ, इसीलिए वही टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट डी, डिविडेंड under section defined under section defined under section 222E is taxable। आपने डीम्ड डिविडेंड पढ़ा था, उसमें ABCDE में जो लोन्स एंड एडवांस एक क्लोजली हेल्ड कंपनी के द्वारा अपने ऐसे शेयर होल्डर का जिसका कि उस कंपनी में कम से कम 10% इक्विटी का ओनरशिप हो, अगर गत वर्ष में कोई लोन्स या एडवांस दिया गया है या किसी ऐसे फर्म को लोन्स एंड एडवांस उस शेयर होल्डर ने दिलाया है जिसमें उसका पार्टनरशिप है कम से कम 20% का, यानी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोन एंड एडवांस को भी डिविडेंड माना जाता है। सेक्शन 222E डिफाइन करता है दैट टाइप ऑफ डिविडेंड इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखें। ये चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम में आपने 5 पॉइंट देखे, 6 है ना। अब हम लोग दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि अगर डिविडेंड टैक्सेबल हो या ना हो तो किस ईयर का इनकम माना जाता है, यानी कौन साल का। चूँकि डिविडेंड के साथ 2 बात लगे होते हैं, एक डिक्लेरेशन, इस बार किसी वर्ष में डिक्लेरेशन हुआ, और दूसरा पेमेंट, है ना। तो मोड ऑफ पेमेंट और डिक्लेरेशन पीरियड के आधार पर दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ईयर इन विच डिविडेंड इज डीम्ड टू बी एक्रूड और अर्न्ड, यानी किस साल का इनकम माना जाएगा डिविडेंड, उसके आधार पर देखें। चूँकि किस साल टैक्सेबल होना होगा तो होगा, ये बात जानने के लिए ज़रूरी है ये जानना कि डिविडेंड किस साल का इनकम माना जाता है। इस संबंध में आप जानते हो इंटरिम डिविडेंड कौन डिविडेंड कहलाता है, 2 एनुअल मीटिंग के बीच में, यानी वर्ष के मध्य में ही जिस डिविडेंड का अनाउंसमेंट और पेमेंट, जब नॉर्मली पेमेंट भी उसी पीरियड में कर दिया जाता है, जो पहले के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कंपनी डिसाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, उस डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, अंतरिम लाभांश। ये फाइनल नहीं है, यह इंटरिम है। अर्थात आप बराबर सुनते हो कि इंटरिम रिपोर्ट जमा किया, मतलब आज तक के प्रोग्रेस के आधार पे आपको रिपोर्ट जमा हुआ, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। इंटरिम का मतलब होता है मध्यांतर में, आप समझिए उस चीज़ को। वर्ष के मध्य में अगर कंपनी का रिजल्ट फेवरेबल आ रहा होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को बेहतर रिटर्न देने के लिए क्या करती है, पहले के जमा लाभ में से ही, प्रॉफिट में से कुछ डिविडेंड अनाउंस करके पेड कर देती है। तो इस तरह का जो पेमेंट है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, उसके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए तो करती ही है, साथ ही साथ मार्केट में एक रेपो भी बनता है कंपनी का कि कंपनी वर्ष समाप्त होने से पहले ही, मध्य में ही डिविडेंड दे पा रही है, इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर है। एक बेहतर मैसेज मार्केट में जाता है जिससे उसके मार्केट वैल्यू कंपनी का बढ़ता है। तो ऐसे इंटरिम डिविडेंड उस वर्ष के डिविडेंड माने जाते हैं जिस वर्ष में वो एक्चुअली पेमेंट किया गया हो, जिस वर्ष में उसका वारंट शेयर होल्डर्स के बीच जारी किया हो, पेमेंट वारंट। चाहे इसका घोषणा, डिक्लेरेशन कभी भी किया जाए, लेकिन पेमेंट जिस वर्ष होगा उस वर्ष का इनकम माना जाएगा। फाइनल डिविडेंड is deemed as the income of that year in which it is declared by the company। यानी फाइनल डिविडेंड जो हर एक साल के अंत में मिलता है, नॉर्मली प्रॉफिट रिपोर्ट आने के बाद, उस डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड हम लोग कहते हैं हर एक साल के अंत में।
जब प्रॉफिट पोजीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस साल समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कितना डिविडेंड और शेयर होल्डर्स के बीच बांटा जाए। तो दैट डिविडेंड इज नोन एज फाइनल डिविडेंड, और वही डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड कहलाता है जब घोषणा हो जाती है और जब तक उसका फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता है, अर्थात उस डिविडेंड के अमाउंट का वारंट शेयर होल्डर्स के पते पर भेज नहीं दिया जाता है, तब तक वह प्रपोज डिविडेंड कहलाता है। और फाइनल कंफ्यूज ना होना है, प्रपोज और फाइनल एक ही चीज़ है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रपोज डिविडेंड टिल द डेट ऑफ इट्स फाइनल सेटलमेंट। इज इट क्लियर? तो फाइनल डिविडेंड उस वर्ष का इनकम माना जाएगा जिस वर्ष वो डिक्लेयर्ड होगा। एक थर्ड पॉइंट, एन इंडियन कंपनी has to pay tax on the amount of on the total amount of dividend distributed by it to its shareholders अंडर सेक्शन 115(o). यानी एक भारतीय कंपनी को जब वह डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड का जितना होता है उस अमाउंट पर सर्टेन रेट से, प्रिस्क्राइब्ड रेट से उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। ध्यान रखें, एक बार जब कंपनी का टोटल इनकम डिटरमाइन हुआ तो उस टोटल इनकम पर भी वो अपने प्रिस्क्राइब्ड रेट से टैक्स दी, इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से जितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के बीच डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट की, उस डिविडेंड के ऊपर धारा 115(o) के तहत उसे टैक्स देना होता है। यानी डबल टाइम, दोनों टाइम टैक्स दी कंपनी ने, एक बार ऑन प्रॉफिट और एक बार ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसी वजह से चूंकि कंपनी उस डिविडेंड पे टैक्स दे दी होती है, इसीलिए भारतीय कंपनी से जो प्राप्त डिविडेंड है वह एग्जेम्प्टेड है 1034 के तहत। ओके, फोर्थ पॉइंट, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल डिविडेंड to shareholders two types of deductions. First, for interest on loan taken for purchasing shares, and second, bank commission as collection charge. आर अलाउड। यानी अगर शेयर होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल डिविडेंड का जब गणना करते हैं, जो इनकम ऑफ डिविडेंड टैक्सेबल है, जैसे फॉरेन कंपनी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये सब डिविडेंड टैक्सेबल है, तो अगर इस फॉरेन कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए या कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स को परचेज करने के लिए अगर शेयर होल्डर ने कोई लोन ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे किया होगा उस इंटरेस्ट का और उस चेक का या वारंट का कलेक्शन जो बैंक की डिविडेंड के लिए उस पर जो बैंक को कमीशन चार्ज किया गया वो दोनों डिडक्टेबल होता है।
लास्ट पॉइंट, normally dividend received from an Indian company is exempt under section 1034, but if the total amount of such dividend exceeds rupees 10 lakh, then it will be taxable under section 10 BBDA। ये इस नया सेक्शन लागू किया गया कि ऐसे तो आपको इन प्राइमा फेसी इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड प्राप्त होता है वो सभी के लिए एग्जम्प्ट होता, लेकिन अगर इस इंडियन कंपनी से प्राप्त लाभांश 10 लाख को एक्सीड कर जाए तो ये सेक्शन इस 10 BBDA के अंतर्गत टैक्सेबल हो जाता है।